स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कुल केसेस की बात करें तो आंकड़ा 113 पर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। नवी मुंबई के एक स्कूल में एक साथ 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी 8वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक के छात्र हैं। स्कूल में आज बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी की जा रही है। स्कूल के सभी 600 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। दरअसल बता दें आपको, महाराष्ट्र में शुक्रवार को 902 नए कोविड-19 के मामले सामने आए थे। इनमें से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8 मामले मिले थे। वहीं 8 में से 6 सिर्फ पुणे में बताए गए थे। बात करें पूरे देश की, बीते 24 घंटे में कोविड के 7,145 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 8,706 लोग रिकवर भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के गाजियाबाद में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है और विदेश से लौटा दंपति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चिंता जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पॉल ने कहा है कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें तो भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केसेस आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते केसेस के लिए ओमिक्रॉन संक्रमण माना जा रहा है, लेकिन ये इसे लेकर अभी सारी बातें साफ नहीं हुई है। इस पर रिसर्च लगातार जारी है और सरकार सभी नए डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन हल्का इन्फेक्शन ही फैलाता है और उन्होंने यूरोप के ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार को हाईलाइट किया और भारत की आबादी से उसकी तुलना की। शुक्रवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 3,201 केस दर्ज किए गए। ये ओमिक्रॉन की पहचान होने के बाद ब्रिटेन में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केसेस हैं। यहां नए वेरिएंट के कुल मामले 14,909 हो गए हैं। ब्रिटेन के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने भी कहा है कि देश में पिछले 24 घंटे में 93,045 कोरोना केसेस दर्ज किए गए। उधर शीर्ष यूएस संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन कई अतिरिक्त समस्याएं पैदा कर मौतों का कारण बन सकता है। फॉसी ने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो अस्पताल में भर्ती होने की कुल संख्या जाहिर तौर पर अधिक होने वाली है। न्यूयॉर्क में शुक्रवार को 21,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बताया ये भी जा रहा है कि यहां जांच के लिए लंबी कतारें लग रही है। कोरोना की वजह से यहां पर ब्रॉडवे शो और क्रिसमस शो रद्द कर दिए गए हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी वर्ष 2024 तक बनी रह सकती है। फाइजर का पूर्वानुमान पिछले महीने ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद आया है, जिसमें वायरस के मूल संस्करण की तुलना में 50 से अधिक म्यूटेशन है। इसने संक्रमण के खिलाफ टीके की 2 खुराक की प्रभावशीलता को कम कर दिया है और दुनिया भर में तेजी से फैलने का डर भी पैदा कर दिया है। फाइजर के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी ने निवेशकों को एक प्रस्तुति में कहा है कि कंपनी को उम्मीद है कि कुछ क्षेत्रों में अगले 1 या 2 साल में कोरोना महामारी बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान अन्य देश में भी संक्रमण फैलेगा। कंपनी की ओर से कहा गया है कि अब पूर्वानुमान ये वर्ष 2024 तक महामारी दुनिया भर में स्थानिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी रफ्तार टीकों के प्रभाव और उपचारों पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त टीकाकरण की गति बढ़ानी होगी। तो ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिले हैं। बताया जा रहा है कि दंपति बाहर से आए थे और ये केसेस मिलने के साथ ही कहीं ना कहीं एक टेंशन सरकार की ओर बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में यहां पर केसेस आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।
और बड़ा सवाल यही है कि अब ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर अजय गंभीर जी इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ओमिक्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, इससे पहले सर हमने बहुत बातें की कोरोना को लेकर, कोरोना फिर डेल्टा प्लस, और अब ओमिक्रॉन की बात हो रही है। ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा देश के लिए फिलहाल आप देखते हैं? देखिए नेहा जी, इस समय ओमिक्रॉन को हमको समझना जरूरी है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। ये संकेत पहले आए कि बहुत तेजी से फैलता है, वो फैलता है। सेकंड संकेत साउथ अफ्रीका से आया कि सीरियस डिजीज नहीं कराता। पिछले हफ्ते पहली मृत्यु ओमिक्रॉन ने दर्ज कराई, और आज जिस प्रकार से ओमिक्रॉन तेजी से अपने पैर पसार रहा है इंग्लैंड में, यूरोप में, उस तरीके से देखते हुए लगता है कि हमारे पर्यावेश में ये एक बड़ी चुनौती और बड़ा संकट बन सकता है। अभी बना नहीं है, बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अभी भी 50% से ज्यादा दूसरी डोज नहीं लगवाई है। उसके साथ में बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तीसरा, शोध इस बात पे नहीं हुई कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जो पत्रकार, आप जैसे जो फ्रंट लाइन पत्रकार थे, उनको जिनको जनवरी फरवरी मार्च में वैक्सीन लगी थी, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है उन पे, और क्या उनको बूस्टर डोज की आवश्यकता है। अभी भी हमारे पास बूस्टर डोज की कोई चर्चा नहीं है। क्या सरकार अगेन अंधकार में है? जिस प्रकार से पिछले साल जनवरी फरवरी में थी, उनको लगता था कि सिर्फ 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और अप्रैल में जल्दीबाजी में पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की बात की गई। क्या ऐसा संदर्भ वापस से दिखता जा रहा है? इसके मद्देनजर पॉपुलेशन स्टडीज, हमारा पर्यावेश और वायरस का जितनी तेजी से संक्रामित करने की शक्ति है उसको देख के यही लगता है नेहा जी कि हमारा देश भी संकट में आ सकता है। आप याद करिए नेहा जी, दिसंबर 2020 था जब इंग्लैंड में डेल्टा वायरस बढ़ रहा था, और हमने फ्लाइट वगैरह 6 जनवरी तक बैन की थी, और अप्रैल तक आते आते उसने इतना बड़ा कहर बरपा दिया। तो हमारे को ये समझना जरूरी है, तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में वापस से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लाना आवश्यक है। बट हाँ, राहत की बात यह है, जो एंटीबॉडीज अभी तक हैं, जो एंटीबॉडी थेरेपी है, वो इस वायरस पे उतनी ही कारगर है जितनी वो डेल्टा पे थी। इस बात का हमारे को ठीक है डॉक्टर राहुल बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर गंभीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गंभीर, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, 113 का आंकड़ा अभी फिलहाल निकलकर सामने आया है, जो कि बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित है। ये तो सर वो लोग हैं जिसका टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव आए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ओमिक्रॉन लेकर घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है, और इन्फेक्टेड है वो इन्फेक्शन और भी लोगों को फैला रहे हैं। ऐसे लोग क्या सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं? और ऐसे लोगों को पहचानने के लिए क्या कदम सर उठाने की जरूरत आप समझते हैं? ये बहुत मेरी आवाज आ रही है आपके? जी, आपकी आवाज मिल पा रही। देखिए, पहला आपने बहुत ही एक अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में रह चुका हूँ, और पिछले साल भी हमने आपके साथ 2-3 प्रोग्राम किए हैं। जी। इसमें सुपर स्प्रेडर बिल्कुल रह सकता है, लेकिन हमें कोई वरी की बात नहीं करें। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, अब हमने साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन और इन सबसे बात करी है, और जो आंकड़े हैं डेली बेसिस पे इसको चेक किए जा रहे हैं। आज की डेट में 75% जो वायरस है साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन है, जबकि यूके में ये 50-50 आ गया है, और यूएसए में ये तकरीबन 60-40 के करीब चला। अभी डेल्टा वायरस वहाँ प्रिडोमिनेंट है। जो भर्ती हो रहे हैं, जो सिक हो रहे हैं, वो डेल्टा वायरस से, यानी कि इंडियन स्ट्रेन से हो रहे हैं। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है डेटा माइनिंग करना कि हमारे पास किट्स नहीं है। हम यहाँ 2 जीन के टेस्टिंग कर रहे हैं किट्स की, और ये जो वायरस है ये एस जीन का म्यूटेशन और एस्केप फिनोमेना दिखा रहा है जी। तो एक हमारे देश में सबसे पहले किट्स की और डायग्नोस्टिक किट्स की उपलब्धि होनी चाहिए। जो हमारे पास डाटा आ रहा है ओमिक्रॉन का, ये कम आ रहा है।
मैं बिल्कुल एविडेंस से कह सकता हूँ। अब जो हमारे पास केस आ रहे हैं बहुत ही माइल्ड टाइप के हैं, और नंबर 2 बच्चों में और एडोलेसेंट में 70% एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो ये इस टाइप का वायरस है जो हल्का माइल्ड रहेगा, एंडेमिक हो जाएगा, यानी कि मेरे साथ ही रहेगा ये, जैसे टीबी है या कालाजार है, कुछ एरिया में है। तो ये इससे हमें कोई पैनिक करने की बात नहीं, लेकिन हमें अपनी डायग्नोस्टिक किट्स में इंप्रूवमेंट करना है, और जो जीनोटाइपिंग सर्वेलेंस है उसको और ज्यादा करना है जी, क्वालिटी करना है जो नहीं है अभी जी। तो इसलिए भारतीय सरकार ने डाटा लेने के बाद थर्ड डोज के लिए अभी रोक सी लगाई हुई है, कोई पैनिक नहीं है। तो हमें कोई पैनिक नहीं करनी है, और आज की डेट में 56% इंडिया ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हो गया है, और हमारे बाकी में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। ठीक है सर, सुपर स्प्रेडर तो होंगे, लेकिन पहले आर फैक्टर इसका 8 सोचा जा रहा था, जी, लेकिन अब है कि 2.5 के आसपास है, 2.5 और 3 के आसपास है, कि जो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत हल्के सिम्टम्स उसके आते हैं। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, अभी तक हमने अगर कोरोना की बात की, उसके नए नए वेरिएंट की बात की, तो हम ये कहते थे कि जी पहले जो कोरोना वेरिएंट था वो बुजुर्गों को इफेक्ट कर रहा था, फिर हमने कहा कि मीडियोकर जो एज के लोग हैं उनको इफेक्ट कर रहा था, फिर हम ये कह रहे थे कि बच्चों को जी इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अब अगर हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो ये क्या कोई खास वर्ग को इफेक्ट कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर गंभीर कर रहे थे, क्या इसके वाकई कोई माइल्ड सिम्टम है? किस तरह से हम अंतर पैदा करें कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन हो? देखिए, हर कोई तो अभी टेस्ट करवाने के लिए नहीं जा सकता, जैसे कि किट की भी बात की कि वो किट जो है जिससे टेस्टिंग होती है वो भी कम है डॉक्टर्स के पास। लेकिन अगर हम आम लोगों की भाषा में ये समझने की कोशिश करें कि ओमिक्रॉन की सिम्टम्स है, कोरोना क्या हम पॉजिटिव है, कैसे सर ये अंतर पैदा करें हम? तो नेहा जी, पहली चीज तो ये कि कोरोना वायरस किसी भी एज को नहीं देखता, ना कास्ट को देखता, ना सेक्स को देखता। वो उन लोगों को देखता है जो वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड। जब हमने ये धारणा तय करी कि पहले वो बुजुर्गों को करता था, फिर मिडिल एज को करता था, फिर बच्चों को करेगा, वो इस पे थी क्योंकि वो वैक्सीनेशन या अनवैक्सीनेटेड थे। कोरोना वैक्सीनेशन स्टेटस देख के अपने सिम्टम लाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ओमाइक्रॉन भी माइल्ड उन लोगों में है जिसमें वैक्सीनेशन लगी हुई है, क्योंकि इजराइल को आप देख लीजिए 97-98% उनको वैक्सीन लग चुकी है। जिन लोगों में नहीं लगी है वो डेटा आना अभी बचा है हमको बताने के लिए कि किस प्रकार का सिम्टम्स आएंगे जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं। उससे ज्यादा जरूरी, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो सिम्टम तो खांसी जुकाम के हैं नेहा जी, वो तो वायरल भी हो सकता है, कॉमन वायरल, कॉमन कोल्ड फ्लू भी हो सकता है, सर्दी का मौसम है, शीतलहर दिल्ली में चली रही है, निमोनिया भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के सिम्टम आपको ये गाइड नहीं करते कि आपको कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है या आपको कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। सिंपल सी बात ये समझना है कि अगर आपको सिम्टम है, खांसी जुकाम है, बुखार है, तो आपको कोरोना टेस्ट कराना है और घर में आइसोलेट करना आवश्यक है। आपको स्कूल, ऑफिस, बाहर मार्केट प्लेस में नहीं जाना। सिम्टम माइल्ड है, मैं मानता हूं माइल्ड है, तो वो माइल्ड उनमें है नेहा जी जिनको 2 टीके लग चुके हैं। तो हमको दूसरा टीका की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। जिस दिन आप बताइए 24 नवंबर को ओमाइक्रॉन आया, 26-27 नवंबर को 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई। इसका मतलब लोग आज भी फेंस पे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई कैटास्ट्रॉफी हो तभी हम जाके टीका लगाएंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है नेहा जी आपके दर्शकों से कि वो दूसरा टीका लगवाएं, दूसरा टीका लगवाने में कोताही ना बरतें, क्योंकि टीका ही एक ऐसी चीज है जो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी माइल्ड बना रहा है। जी। वो अपनी प्रोपेंसिटी से आगे बढ़ रहा है, उसमें ताकत है हमको बीमार करने की, बट हमारा टीका शील्ड की तरह खड़ा है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेहा जी, मैं बार बार बोलूंगा, निवेदन करूंगा कि बूस्टर डोज पे अब चर्चा होना
बहुत ज्यादा आवश्यक है और सरकारी गलियारों में आवाज पहुंचाना ठीक है, बहुत जरूरी ठीक है डॉक्टर राहुल, बूस्टर कि डोज की भी हम बूस्टर बात लगाइए। करेंगे, उसका भी जिक्र करेंगे, जो कि बहुत जरूरी इस वक्त कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज होना बहुत जरूरी है। क्या सरकार इसके लिए कदम उठाएगी, क्या सोचने की जरूरत है, और बूस्टर डोज हमारे लिए कितना जरूरी इस वक्त है ओमिक्रॉन को देखते हुए? ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा है, इसी का आज हम जिक्र कर रहे हैं, और इसके लिए कहां कहां पर तैयारी और कितनी तैयारियों की जरूरत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर गंभीर सर। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि एक बूस्टर डोज की जरूरत है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कई और देशों में इसकी बात करी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज अब बनाया जाए, क्योंकि इसकी जरूरत अब आवाम को है, देश को है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, क्या वाकई आपको लगता है कि यहाँ पर भी कोरोना के बूस्टर डोज की जरूरत है और इसकी तरफ हमें कदम बढ़ाना चाहिए? देखिए, वैक्सीन की तरफ कदम तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन बूस्टर डोज के लिए अभी मैं और मेरे कोलीग्स जो पिछले साल से हम प्रेडिक्शन हम करते आ रहे हैं, वो सच निकल रही है। ये पब्लिक हेल्थ टूल है, डाटा पे निर्भर करता है, और हमारा जो वायरस, ये आरएनए वायरस है, ये डिफरेंट टाइप का, इसमें जीनोटाइपिंग और सीरोटाइपिंग शिफ्टिंग होती जा रही है। इसलिए देखिए, वैक्सीन के बाद ना यूएसए कंट्रोल में आ पाया, ना यूके कंट्रोल पे आ पाया, ना इजराइल कंट्रोल पे आया। तो इसके अंदर बात आ रही है कवरेज का। हमारे को 70 से 80% कवरेज चाहिए पूरे लोगों की, यानी कि इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में हमारे जो गैप आ रहा है, चाहे अफ्रीकन कंट्री का हो, चाहे एशियन कंट्री का, या फिर हमारे गांव और उसका हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक टूल तो है हमारे पास वैक्सीन का, लेकिन वैक्सीन, क्या बूस्टर वैक्सीन असर करेगी? क्या मेरे को वैक्सीन को मॉडिफाई करना है? क्योंकि ओमिक्रॉन वैक्सीन ये एसजीन का इसमें और एस्केप मैकेनिज्म है, तो उसको हमें वैक्सीन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जी। और बच्चे जो ज्यादातर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हो चुके हैं और उनके टी सेल एक्टिवेट हो चुके हैं, उनको देने का फायदा या नहीं है? तो ये बहुत जगह डिजास्टर असर देखे गए हैं ओवर वैक्सीनेशन के। लेकिन ये सारी चीज होने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऑलरेडी एक कमेटी बना ली है बच्चों की, उन्होंने अपना डिसीजन भी रोक के रखा है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, जब तक ये पूरी चीज सामने नहीं आ जाए, क्योंकि वैक्सीन से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी देखे। तो अभी हमें बूस्टर की जरूरत नहीं है, मेरा बिल्कुल कहना है। ठीक है डॉक्टर राहुल, डॉक्टर गंभीर कह रहे हैं कि अभी हमें बूस्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चिंता जाहिर की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उसमें कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की संक्रमण का पैमाना देखें तो और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें, तो ये कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केसेस आएंगे। एक बड़ा आंकड़ा भारत के लिए ये हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकेगी, क्योंकि भारत की जनसंख्या के हिसाब से कितनी आप टेस्टिंग कर लेंगे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इस तरह की स्थिति बन जाती है तो ये भारत के लिए तो बहुत ज्यादा भयावह होगी। लेकिन ना हो सर, इसके लिए हमें और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि हमने दूसरी लहर में देखा सर, बहुत डैमेज हुआ। वो डैमेज तीसरी लहर में ना हो या तीसरी लहर ना आए, उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ कदम उठाए सरकार की तरफ से? नेहा जी, बहुत सिंपल कदम सिंपल है जो हम जानते हैं। पहली चीज, लोगों को सही मैसेज देना। शायद वीके पॉल साहब जी ने जो बताया कि 14 लाख केसेस आ सकते हैं, उससे आम जनमानस में चेतना जागेगी और वो वापस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ अपने शरीर को ढालेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरी चीज, अगर वो नहीं ढालते हैं या नहीं फॉलो करते हैं, तो सरकार का दायित्व है कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, भले वो फाइन से कराया जाए या गांधीगिरी करके समझाया जाए, किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना उसको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगेन मैं बोलूंगा कि जो सेकेंड डोज है उसकी रफ्तार को बढ़ाना
बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो ताकि 70% पॉपुलेशन हमारी 70-80% पॉपुलेशन को 2 टीके लग पाए। और उसके बाद भी हमारे को हम ये जानते हैं कि हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। बूस्टर डोज पे हमें, क्योंकि वो लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, डायबिटीज हैं या हेल्थ केयर वर्कर है, उस पर विचाराधीन होकर जल्द से जल्द डिसीजन लेना आवश्यक है। देखिए, इस समय सरकार के पास लिमिटेड साधन है, मानते हैं, पर आम जनमानस को ही ये लड़ाई को अपने हाथ में लेके जीतना पड़ेगा, और वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब तक काम ना हो, बाहर नहीं जाए। आप देखिए, सर्दियों का मौसम है, छुट्टियां आ रही हैं, किस प्रकार से लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं बिना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए। तो हमारा निवेदन यही रहेगा, आप इतना अच्छा शो करते हैं, लोगों को बचाने के लिए बिना डराए उनको नॉलेज प्राप्त करा के, सो दैट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के माध्यम से वैक्सीन सेफ है। वैक्सीन लगाते हुए इस बार जो स्थितियां बन रही हैं उसको हाथ से ना जाने दे, और हम साथ में क्यूमुलेटिवली मिलके सारे के सारे लोग कोविड को दोबारा से एक बार हरा दे। क्योंकि तरीका यही है नेहा जी, ये ना पहला वेरिएंट है ना ये आखिरी वेरिएंट है। ऐसी चुनौतियां लगातार निरंतर रूप से आती रहेंगी। हमको चरणबद्ध तरीके से कमर करके कोविड को हराने के लिए साथ मिलजुल के चलना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, तो साथ मिलजुल कर चलना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और इस बीच आपको ये भी समझना होगा कि जो आपने एक नई सावधानियां बरती है पिछले दिनों, उन सावधानियों को आप आगे भी ऐसे ही जारी रखें, अगर आपको कोरोना से अपने आप को सेफ रखना है, अपने परिवार को सेफ रखना है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।